नमस्कार, TV9 भारत वर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा, मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर अब्बास भी मौजूद है। और सबसे बड़ी खबर आज के दिन की जिसका हम रुख करने जा रहे हैं आ रही है हरियाणा से सामने। मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हो चुका है। राजभवन से मनोहर लाल खट्टर निकल चुके हैं। दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो पूरे मंत्रिमंडल ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर जो हरियाणा से सामने आ रही है, तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हो गया है और राजभवन में अब तैयारियां हो रही है दोपहर 1 बजे के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। तो देखिए, हरियाणा में नए सिरे से सरकार बनेगी। मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। माना यह जा रहा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी जा सकती है। हरियाणा विधानसभा का गणित आप समझ लीजिए, कुल 90 विधायक हैं और बहुमत का आंकड़ा है ये 46 का, 46 विधायकों का। बीजेपी के पास है 41। बीजेपी के साथ जो निर्दलीय हैं उनकी संख्या है 6 और हरियाणा लोकहित पार्टी के 1 विधायक, यानी बीजेपी के साथ टोटल इस वक्त 48 विधायक नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के खिलाफ जो हैं वो 42 विधायक हैं, यानी 48 वर्सेस 42 का मुकाबला हो गया है। प्रतिभा, कुल मिलाकर यहां पर दिख रहे हैं बहुत सेफ नजर आ रहे हैं। 46 बहुमत का आंकड़ा है, 2 सीटें ज्यादा ही हैं यहां बीजेपी के पास। बीजेपी के खिलाफ 42 है, तो ये पूरा जो संख्या बल है वो किस तरीके का, ये हम आपको बता रहे हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। बता दें, हरियाणा से लगातार डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं और जो अगली बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं वो ये कि सीएम पद पर नायब सैनी का नाम चर्चा में जोरों से चल रहा है। इस बीच संजय भाटिया का नाम भी बताया जा रहा है कि सीएम पद की रेस में है। खट्टर को करनाल से लोकसभा की टिकट दी जा सकती है, ऐसा भी संभव माना जा रहा है। चुनाव बाद खट्टर को संगठन सरकार में मौका दिया जा सकता है। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो हरियाणा से सामने आ रही है। 2 बड़े नाम जो चर्चा में है उसमें संजय भाटिया, नायब सैनी के नाम। तो देखिए, ये 2 बड़े नाम इस वक्त हरियाणा से निकलकर सामने आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया जा सकता है। नायब सिंह सैनी कौन है? हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं और पार्टी का बड़ा ओबीसी चेहरा माने जाते हैं। 2014 में पहली बार एमएलए बने। 1996 में प्रदेश महामंत्री संगठन का उन्हें बनाया गया। 2009 में किसान मोर्चा में महामंत्री बने। 2016 में हरियाणा सरकार में मंत्री बने। 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए हैं और नायब सिंह सैनी भी मुख्यमंत्री पद की रेस में बताए जा रहे हैं। अगला नाम कौन है वो देखिए। जी समीर, केवल नायब सिंह सैनी नहीं बल्कि संजय भाटिया का नाम भी जोरों से चर्चा में है। और कौन है संजय भाटिया, ये जानकारी भी हमने दर्शकों के लिए अब सामने रखने जा रहे हैं। करनाल से पहली बार सांसद बने हैं। इसके अलावा बता दें, करनाल से सबसे बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की। कॉलेज के दिनों से ही एबीवीपी से उनका जुड़ाव रहा है। जानकारी है कि हरियाणा के कई बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव भी रहे हैं संजय भाटिया। संगठन के काम करने का अनुभव उनके पास है। ऐसे में ये 2 बड़े नाम जिनकी चर्चा जोरों से चल रही है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया। इस बीच हमारे साथ चंडीगढ़ राजभवन से हरपिंदर तोहरा, दिल्ली से आनंद पांडे, आमोद राय जुड़े हैं। सबसे पहले हरपिंदर तोहरा के पास ही चलते हैं। हरपिंदर, इस वक्त वहां पर किस तरीके की हलचल दिख रही है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि गठबंधन में टूट की खबरें तो पहले से ही आ रही थी, अब सामूहिक इस्तीफा हो चुका है। माना जा रहा है कि 1 बजे शपथ ग्रहण होगा। जी देखिए, मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा देने के बाद अपने मंत्रियों के साथ यहां से रवाना हो चुके हैं। अभी कुछ ही देर से अभी वो निकले हैं। जहां पे अब सीएलपी मीटिंग होगी, उसमें नेता तय किया जाएगा कि कौन नेता बनेगा। जिसका भी नाम सामने आएगा, मान लीजिए कि वही हरियाणा का अब नया मुख्यमंत्री बनेगा। खट्टर बनते हैं, नायब सैनी बनते हैं, या कोई तीसरा नाम या कोई चौथा नाम और निकल के सामने आता है, ये अभी थोड़ी देर में ही साफ हो जाएगा। लेकिन राजभवन की मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा दूं कि जहां पे पूरी तरह के साथ तैयारी है। अभी खट्टर जहां से गए हैं और अनिल विज के साथ ही वहां से रवाना हुए हैं। सुरक्षा के पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं और पूरी तरह के साथ तैयारी हो गई है। और माना जा रहा है कि 1-1.5 घंटे बाद ही शपथ ग्रहण होगा और दोबारा शब्द देखिए, उसके बारे में नहीं मैं बता सकता हूँ। तो उसके बारे में तो गवर्नर साहब बताएंगे कब वो मंत्री शपथ लेंगे सर, ऐसी बात सामने आ रही है। निश्चित तौर से। हाँ जी।
तो हरियाणा मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो गया है और इस वक्त एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। दुष्यंत चौटाला की मीटिंग में नहीं पहुंचे 5 विधायक जेजेपी के। 4 से 5 विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने की खबर सामने आ रही है। चौटाला ने दिल्ली में बुलाई है विधायकों की बैठक, लेकिन 4-5 विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। ये जेजेपी के लिए बड़ा झटका है और माना यह जा रहा है कि जेजेपी के कुछ विधायक बीजेपी से संपर्क में हैं। तो गठबंधन टूटने पर टूट जाएगी जेजेपी भी क्या? यह एक बड़ा सवाल है। दुष्यंत चौटाला के 4-5 विधायक दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, बुलाने के बावजूद बीजेपी के संपर्क में चौटाला के 4-5 विधायक बताए जा रहे हैं। जेजेपी के 5 विधायक चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इस बात के आसार जताए जा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर यह गठबंधन टूटता है तो जेजेपी भी टूट जाए। कौन कौन चंडीगढ़ पहुंचा है, डिटेल हमारे पास आ चुकी है। देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, रामनिवास, जोगीराम और दादा गौतम ये पहुंच गए हैं। साफ तौर पर जिनके बारे में जानकारी मिल रही है कि ये चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और 5 विधायक कहां हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, देखिए पिछले कई दिनों से इसे लेकर उठापटक का एक दौर चल रहा था क्योंकि जेजेपी गठबंधन छोड़ना नहीं चाहती थी। बीजेपी अकेले लोकसभा चुनाव लड़कर 10 सीटें जीतना चाहती थी। अब क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां तो जेजेपी के टूटने का खतरा हो गया है। बिल्कुल, देखिए जेजेपी और बीजेपी में खटपट आज से नहीं, पिछले 7-8 महीनों से चल रहा था और ये कयास लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव आते आते ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और वही हुआ। अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और अब टिकटों का बंटवारा होने वाला है। बीजेपी ने एनोनिमस घोषित कर दिया था कि 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कल जब जेजेपी अध्यक्ष की मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष से हुई थी, उसमें उन्होंने 2 सीटों की मांग की थी। बीजेपी ने उसको नकारा था। उसके बाद से ही ये तय हो गया था कि हरियाणा में बीजेपी अकेले रहेगी, अपने दम पे सरकार बनाएगी। वैसे में जेजेपी में टूट के आसार जो नजर आ रहे थे वो भी पूरा होता नजर आ रहा है और 5 विधायक आज सुबह से ही चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं। 5 ही विधायक उनकी बैठक में पहुंचे हैं और बीजेपी ने पूरी एक रणनीति के साथ ये पूरी कवायद की है और जो उसका नंबर गेम है वो अब 46 नहीं, अगर मान के अब चलें तो ये अब 52 का हो जाएगा, क्योंकि जेजेपी के 5 विधायक बीजेपी के साथ आ सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं और वो जेजेपी की बुलाई हुई बैठक में नहीं पहुंचे हैं। निश्चित तौर पे थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होने जा रही है और उसमें अगले मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाएगा। संजय भाटिया और दूसरे जो उम्मीदवार हैं, इन दोनों में से किसको चुना जाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जैसा कि लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अब मनोहर लाल खट्टर को एक बड़ी भूमिका में दिल्ली लाने की तैयारी में जुड़ चुकी है। समीर, बड़ा अपडेट दे रहे हैं आमोद राय। कुल मिलाकर यहाँ पर गठबंधन में टूट की खबरें जो लगातार सामने आ रही थी उसी को लेकर बता दें, TV9 पर गठबंधन टूटने की एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। बता दें आपको, बीजेपी पहले से ही जेजेपी से अलग होना चाहती थी, ये खबर सामने आई है। बीजेपी आलाकमान सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे। हरियाणा की जो कुल 10 सीटें हैं उस पर बीजेपी ही चुनाव लड़ना चाहती थी। चौटाला को 2 लोकसभा सीटें नहीं देना चाहती थी बीजेपी। उनकी तरफ से मांग भले ही की गई थी, लेकिन बीजेपी ने इसे सिरे से नकार दिया। सीएम बदलने का फायदा भी चुनाव में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये एक और बड़ा अपडेट आपके सामने। अब इस बीच क्यों टूट रहा है बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। तो जानकारी आपके सामने रख दें, लोकसभा की 10 सीटों के लिए अब तक सहमति नहीं बन पा रही थी। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच में तनाव था। दुष्यंत चौटाला की अमित शाह के साथ सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी है। और बता दें आपको, दुष्यंत चौटाला इसके अलावा हिसार, भवानी, महेंद्रगढ़ सीट पर दावा कर रहे थे, तो बीजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी को सीटें देने पर तैयार नहीं थी। ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती थी बीजेपी। तो ऐसे में आनंद प्रकाश पांडे, आपका रुख करना चाहूंगी। यहां पर यह साफ हो गया है कि टूट की वजह क्या रही कुल मिलाकर, कि सभी 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अब सीएम बदलने को लेकर भी जोर शोर से चर्चा चल रही है। जो 2 नए नाम चर्चा में, क्या उसके जरिए जो सीएम पेस पर एंटी इनकम्बेंसी उसको दूर करने की भी कोशिश है चुनाव से पहले? जो 2 नाम चर्चा में है, संजय भाटिया और नायब सैनी, ये दोनों जिस बिरादरी से आते हैं, संजय भाटिया पंजाबी हैं, हरियाणा में अच्छे खासे
पंजाबी वोटर्स मौजूद हैं और दूसरा नायब सैनी, वो ओबीसी समाज से आते हैं और हरियाणा में ओबीसी समाज में यादव सैनिक वोटर्स हैं अच्छी खासी तादाद में। अगर बीजेपी इनमें से किसी को सीएम बनाती है, जाहिर तौर पर उसका फ़ायदा चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि संभव है कि ये बिहार पार्ट 2 हो, यानी कि मुख्यमंत्री बने रहें और मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव हो जाए और इसी बहाने जेजेपी से भी छुटकारा मिल जाए। यानी कि बीजेपी के नेता अभी ये कहने को तैयार नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर को बदला ही जाएगा। आनंद, आप ही की बात में एक बात जोड़ दूं, बीजेपी के विधायक हैं कंवर पाल गुर्जर, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि सीएम नहीं बदलने जा रहा, मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, ज़्यादातर जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर ही सीएम रहे। उसकी वजह ये भी है कि सामने लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में अगर आप सीएम बदलते हैं तो कुछ गुटबाजी हो सकती है, कुछ नाराजगी हो सकती है, तो फायदा होने की बजाय पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में ज़्यादातर विधायकों का मत है और पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का भी ये कहना है कि संभव है कि यहाँ पे बिहार पार्ट 2 हो जाए, यानी कि मनोहर लाल खट्टर को सीएम बना दिया जाए और मंत्रिमंडल में कुछ चेहरे बदल दिए जाए, और ताकि लोकसभा चुनाव में कोई नाराजगी या किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और दूसरी बात यह है कि जेजेपी से छुटकारा पाना इसलिए भी जरूरी था कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि जाट वोट उसको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर दोनों साथ में लड़ते तो ना जाट वोट बीजेपी को मिलते ना जेजेपी को, और बीजेपी बिल्कुल। आनंद, एक बड़ी खबर यहाँ पर ये दे रहे हैं कि ये भी बहुत हद तक संभव है कि मनोहर लाल खट्टर ही दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएं, और जो 2 नए नामों की चर्चा चल रही है वो शायद मुख्यमंत्री ना बने। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में सियासी घमासान पर विधायक गोपाल कांडा का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए जरा। गठबंधन ऑलमोस्ट टूट गया, मेरे ख्याल गठबंधन टूट चुका। नहीं, लोकसभा में कोई संकट नहीं है, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और इनके बिना भी, जेजेपी के बिना, मैंने पहले भी बोला था कि हरियाणा में सरकार चलती, क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट साथी अनकंडीशनली सपोर्ट थी। और देखो उसी तरह 4.25 साल हो गए, 4.5 साल होने को आए, वैसे ही खड़े हैं सभी साथी मुख्यमंत्री जी के साथ। तो देखिए, गोपाल कांडा भी बिल्कुल बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जेजेपी की जरूरत ही नहीं थी, पहले ही निर्दलीय विधायक बीजेपी का समर्थन देने के लिए तैयार थे, उनके बलबूते भी सरकार बनाई जा सकती थी। बहरहाल, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल क्या दावा कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर फिर शपथ लेंगे सीएम पद की। हरियाणा में सीएम बदलने नहीं जा रहा, कंवर पाल गुर्जर बीजेपी के विधायक हैं, उनका यह दावा सुनिए। इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, उनके साथ सभी मंत्री शामिल थे, और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री दोबारा शपथ लेंगे सर, ऐसी बात सामने आ रही है। थोड़ा सा और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपके सामने रख देते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के वक्त में बदलाव संभव माना जा रहा है। हरियाणा में नए सिरे से पूरी कैबिनेट शपथ लेगी। जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले तस्वीरें भी दिखाई थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे, पूरी कैबिनेट ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस बीच बताया जा रहा है कि समय में बदलाव हो सकता है। अर्पिंदर का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी हमारे सहयोगी का। अर्पिंदर, क्या नया अपडेट है, समय में बदलाव की खबरें सामने भी आ रही है? बिल्कुल ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि कुछ समय लग सकता है। क्योंकि पहले चर्चा थी कि जल्दी शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन अब 12 बज गए हैं, अब मीटिंग होगी, मीटिंग में नेता तय किया जाएगा कि सीएलपी नेता कौन होगा, उसके बाद ही समय लग सकता है। ऐसी प्रक्रिया में एकदम, जैसे आज सुबह से ही ये चर्चा छिड़ी थी कि एकदम से आज ये सारा इस्तीफा देंगे, उसके बाद ये हलचल तेज़ हुई और समय बहुत ऐसे कम मिलता है कि तैयारियां हों। लेकिन हालांकि राजभवन में तैयारियां बहुत जल्दी से चल रही हैं। हमने आपको तस्वीरें भी यहाँ पे लगातार दिखा रहे हैं कि जहाँ पे फूल वगैरह आ रहे हैं और सामान आ रहा है, और तैयारी पूरी तरह से चल सकती है। लेकिन ये सभी प्रक्रिया है, नेता आने हैं, कौन कौन इसमें और शामिल होगा, शपथ ग्रहण में कौन कौन नेता और इसके साथ जुड़ेगा, इन सबको लेकर समय लग सकता है। इसी को लेकर समय में बदलाव किया जा रहा है। अब माना जा रहा है कि 1:30 जहाँ 2 बजे तक शपथ ग्रहण होगा, पहले 1 बजे का टाइम था, अब चर्चा है कि 1:30 से 2 बजे शपथ ग्रहण हो जाएगा। बिल्कुल, 1:30 से 2 बजे तक शपथ ग्रहण होने के आसार हैं। आमोद राय, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? एक तो जेजेपी के साथ नहीं, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ना चाहती ही थी, लेकिन क्या दोनों के बीच किसी तरह का समझौता भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव हमें अलग अलग लड़ना है, उसके बाद की स्थितियों पर उसके बाद में गौर किया जाएगा? मतलब असल रीजन क्या नजर आ रहा है? पहले तो कई तरह की बातें चल रही थी, लेकिन अब जेजेपी ही टूट रही है, तो फिर वो सारी संभावनाएं जो हैं वो क्या खत्म मानी जाए?
देखिए समीर, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, और जेजेपी से बीजेपी की जो टूट की बात हम लोग कर रहे हैं, हाँ। कहीं संभव हो कि ये स्क्रिप्टेड हो, ऐसा भी राजनीति में होता है कई बार। और जेजेपी और बीजेपी के बीच कोई बहुत खटास की स्थिति नहीं बनी थी, नहीं अभी है। लेकिन ये जरूर है कि पीछे 6 महीने से ये बात लगातार कहा जा रहा था कि कांग्रेस को एक मुश्त जाट वोट जा सकता है। वैसे में बीजेपी जरूर स्ट्रेटजी बना रही होगी कि कैसे जाट वोट स्प्लिट हो या अलग अलग हो, क्योंकि उसको बाकी वर्गों का वोट तो मिलता है, उसको पंजाबी वर्ग का वोट मिलता है, उसको ओबीसी का वोट मिलता है, CST का वोट मिलता है, लेकिन जाट एक मुश्त कांग्रेस के पास जाता है, तो वैसे में बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। इस लिहाज से भी हमें इस खबर को समझना होगा कि हो सकता है कि जाट वोट में बराबरी का स्प्लिट हो। इसके लिए जेजेपी से बीजेपी का ये संबंध अलग अलग हुआ हो, और जेजेपी से अभी भी आज भी उसके संबंध बहुत खटास वाले बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी और जेजेपी अगर साथ साथ लड़ते तो जाट वोट बैंक जो है वो उस पर खासा असर पड़ता, और इस बात को मद्देनजर रखा गया है। प्रतिमा, जिसका जिक्र आमोद ने किया, ये बहुत सटीक समझी रणनीति के तहत कुल मिलाकर यह कदम उठाया गया। इस बीच TV9 भारतवर्ष पर आज की 3 बड़ी सियासी खबर हम आपको विस्तार से लगातार बता रहे हैं। पहली खबर हमने आपको बताई किस तरीके से हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा में नए सिरे से सरकार का गठन होगा। वहीं बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में हाजीपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और चिराग पासवान का झगड़ा थम नहीं रहा है। बीजेपी चाचा भतीजे में एकता के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वहीं तीसरी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां सीट शेयरिंग पर एनडीए में फॉर्मूला तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 3 बड़ी खबरें जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एनडीए के दलों में सीटों पर बनी सहमति। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर, बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी के ज्यादातर सांसद रिपीट होंगे महाराष्ट्र में। बीजेपी नेतृत्व से अगले 2-3 दिनों में एक बैठक की जानी है, जिसमें इस पूरे फॉर्मूले पर मुहर लगेगी। लेकिन आसार यही है कि बीजेपी के ज्यादातर सांसद महाराष्ट्र में रिपीट होने जा रहे हैं। तो बात महाराष्ट्र की कर ले तो माना जा रहा है कि एनडीए में सीटों पर फॉर्मूला लगभग फिक्स हो चुका है। अब इसका गणित क्या है ये भी आपके सामने हम जानकारी रखने जा रहे हैं। देखिए, अगर महाराष्ट्र की कुल सीटों की बात करें तो यहां पर किस तरीके से फॉर्मूला फिक्स होता हुआ नजर आ रहा है। ये खास बात समझिए कि शिवसेना की 4 सीटें बीजेपी को संभव मानी जा रही है। कुछ इस तर्ज पर यह फॉर्मूला तय हुआ है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है। बीजेपी 31, शिवसेना शिंदे गुट 13 और एनसीपी अजीत पवार गुट 4 पर। जी हाँ, खास बात यह है कि शिवसेना की 4 सीटें बीजेपी को संभव हैं, मुमकिन हैं। यानी बीजेपी एक बड़ी भूमिका में सीधे तौर पर महाराष्ट्र के अंदर अब नजर आ रही है। ये अपने आप में खास डेवलपमेंट है। राजीव हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, एनडीए के खेमे में बहुत हद तक सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं सीट शेयरिंग के लिहाज से, लेकिन दूसरे खेमे में अभी भी एक तरह की सिरफुटव्वल नजर आ रही है। दोनों तरफ से जो बयानबाजी का सिलसिला जारी है, कैसे देखा जाए इस डेवलपमेंट को और क्या होने वाला है एनडीए के खेमे में, जरा बताएं। बिल्कुल समीर, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं। सबसे पहले बात अगर एनडीए की करें तो कल जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में अमित शाह की और बीजेपी नेताओं के साथ में, वहां पर लगभग पूरा फॉर्मूला तय हो गया है। 31 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। एक सीट पालघर की है, क्योंकि पालघर की जो सीट है कभी शिवसेना लड़ती रही है, कभी बीजेपी लड़ती रही है, तो पालघर, इसके अलावा 1-2 सीटें ऐसी हैं जो एक्सचेंज सिस्टम में चली जाएंगी, चाहे बीजेपी लड़े या शिवसेना। शिवसेना का सिर्फ एक तर्क ये था कि चूंकि 13 सांसद शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ में है, अगर उनकी सीटें कम की जाती है तो एक बड़े लेवल पर अपोजिशन इस पूरे मामले को एक मुद्दा बनाएगा। जैसे नितिन गडकरी का जब को पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, चूंकि यहाँ पर तो किसी का लिस्ट में नाम, यहाँ की लिस्ट डिक्लेयर ही नहीं की गई थी, लेकिन बीजेपी उसको विपक्ष ने इस तरह से तूल दिया जैसे बीजेपी ने जानबूझकर टिकट में नहीं दिया नितिन गडकरी को। तो इस तरह के मुद्दे खड़े कर सकती है। इसीलिए कुछ चीजें ऐसी है जानबूझकर इश्यू ना खड़ा हो। कुछ 5 ऐसी सीटें हैं जो एक्सचेंज हो सकती हैं। 13 सीट जो है शिंदे लड़ेंगे, 4 सीट जो है जिसमें सिरूर है, जिसमें बारामती की सीट है, इसके अलावा 2 और सीटें हैं जहां पर लड़ेंगे अजीत पवार की पार्टी। तो कुल 48 सीटों का लेखा जोखा हो चुका है, लेकिन इसमें 4-5 सीट ऐसी है जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे में
डील होगी कि एक्सचेंज सिस्टम में किसके हक में जाता है, क्योंकि वहां पर कभी बीजेपी कभी शिवसेना जब एकजुट रही है तो लड़ती रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है फॉर्मूला लगभग तय है। आनंद, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये यहाँ पर फॉर्मूला तय होता हुआ नजर आ रहा है। कब तक इस पर फाइनली मुहर लग जाएगी ये माना जाए? देखिए, अगले 2 से 3 दिनों में एनडीए का जो महाराष्ट्र में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा और अनाउंस भी हो जाएगा। दरअसल बीजेपी भी ये चाहती है कि जो उसकी दूसरी लिस्ट है उसके आसपास जो ज़्यादातर जो एनडीए के स्टेट्स है वहाँ पर सीट शेयरिंग साझा जो भी है वो डिक्लेयर कर दिया है कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। और जैसे कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो जैसा आपने बताया, बीजेपी पिछली बार से ज़्यादा जाहिर तौर पर सीटें लड़ेगी। पिछली बार बीजेपी ने 48 में से 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तब शिवसेना एकजुट थी। लेकिन इस बार शिवसेना बढ़ चुकी है और शिंदे की जो शिवसेना है उसमें जाहिर तौर उनके विधायक कम है। तो जो ऐसी सीटें हैं जो उद्धव ठाकरे के सांसद हैं उन सीटों पे बीजेपी लड़ेगी। साथ ही साथ जो प्रफुल्ल पटेल और जो अजीत पवार हैं इनके पार्टी को भी बीजेपी 3 से 4 सीटें जो है वो देगी। और ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये है कि जो ज्यादातर सीटें जो है वो एनडीए के खाते में। सही बात है। और पिछले बार के चुनावों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत कुछ बदल चुका है महाराष्ट्र के अंदर। शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई और एक एक धड़े, एक बीजेपी के साथ और एक कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि इंडिया गठबंधन के खेमे में भी सीटों का बंटवारा कैसे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब महाराष्ट्र के बाद रुख बिहार का करेंगे। बिहार एनडीए में सीटों पर पेच फंसा नजर आ रहा है। हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस अड़ गए हैं। चाचा भतीजा आपस में आमने सामने नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट की डिमांड की है, पशुपति पारस हाजीपुर सीट देने के लिए तैयार नहीं हैं। सोर्सेस के हवाले से ये अहम खबर। तो बिहार एनडीए में यहाँ पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये पेच कहाँ फंसा है ये भी समझना जरूरी हो जाता है। दरअसल आपको बता देते हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर अड़े हुए हैं, यानी वो चाहते हैं कि हाजीपुर सीट से वही चुनाव लड़े। तो वहीं चिराग ने बीजेपी के सामने इसको लेकर दावेदारी भी रख दी है सामने। बताया जा रहा है कि पशुपति पारस हाजीपुर देने को बिल्कुल भी राजी नहीं है, तैयार नहीं है। पशुपति हाजीपुर से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा ये जानकारी सामने आ रही है कि चिराग पासवान बीजेपी से 5 सीटों की मांग कर रहे हैं। चिराग को 5 सीटें मिलने की संभावना कम ही जताई जा रही है। पशुपति चिराग से मिलकर चुनाव लड़ने को कहा गया है। तो ऐसे में ये जो समस्या है उसका हल निकलता हुआ नजर आ रहा है। यानी समझने के लिए चलते हैं रुपेश कुमार के साथ, पटना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रुपेश, बताइए, हाजीपुर को लेकर यहाँ पर सुई अटकी हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से सीटों की मांग कर रहे हैं चिराग पासवान, क्या ये उनकी डिमांड पूरी होती हुई नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी ने इस बीच में दोनों के बीच सुलह समझौते की कोशिश शुरू कर दी है और एक रास्ता जरूर निकलेगा। चिराग पासवान जो कि जमुई के सांसद हैं, लेकिन उनके चचा पशुपति कुमार पारस हाजीपुर के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि हाजीपुर उनका है और उनके स्वर्गीय भ्राताश्री ने ही उनको ये सीट सौंपी थी, लिहाजा इस सीट पर उनका दावा है। लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि चूंकि उनकी लेगेसी या फिर जो रामविलास पासवान को आगे बढ़ा रहे हैं, लिहाजा हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की है और असली दावेदार अगर कोई है तो वो चिराग पासवान है। लेकिन बीजेपी की तरफ से एक कोशिश ये की गई है कि चिराग पासवान की पार्टी को उनको एक सीट राज्यसभा के लिए सौंपी जाए, जिस पर शायद चिराग पासवान अपनी माताजी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं और हाजीपुर सीट चिराग पासवान को दे करके और समस्तीपुर सीट दे दिया जाए पशुपति कुमार पारस को। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है कि प्रिंस राज जो कि चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं, वहाँ के सांसद हैं, अब ये चर्चा भी हो रही है कि प्रिंस कुमार को चुनाव न लड़ा करके समस्तीपुर से पशुपति कुमार पारस को चुनाव लड़ाया जाए और प्रिंस कुमार को यहाँ पर एक जो रामबली सिंह की जो सीट खाली हुई है वहाँ से विधान परिषद भेज करके बिहार सरकार में उनको मंत्री पद दिया जाए। तो तमाम तरह के ऑफर्स, यानी कि बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि राज्यसभा भेजकर बिहार विधान परिषद की सीट है और दोनों में आपस में अगर हालांकि चिराग बहुत ही एडमेंट है कि हमको हाजीपुर ही लड़ना है और 10 तालमेल ही तो नहीं है ना। एक वहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो रुपेश यही है, तालमेल बिठाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से तो बहुत की जा रही है, लेकिन ये तालमेल ही तो नजर नहीं आ रहा है चाचा भतीजे के बीच में और पेच फंस जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग राज्यों में किस तरह के समीकरण एनडीए
गठबंधन में और इंडिया गठबंधन में नजर आ रहे हैं, ये हमने आपको दिखाए। अब एक अहम खबर, आतंकी गैंगस्टर के खिलाफ एनआईए की छापेमारी से जुड़ी। एनआईए के 4 राज्यों में 30 जगहों पर छापेमारी चल रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में एनआईए रेड मार रही है। आतंकी गैंगस्टर कनेक्शन केस में एनआईए की ये रेड इस वक्त जारी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक साथ एनआईए की टीमें छापेमारी कर रही हैं। तो देखिए ये अहम खबर आपके सामने। पंजाब के कोटकपुरा में एनआईए ने छापेमारी की है। कारोबारी नरेश कुमार उर्फ गोल्डी के घर पर यहां पर छापा मारा गया है। नरेश के रिश्तेदार की वजह से उसके घर पर छापेमारी हुई है। आटा चक्की चलाने वाले घर पर भी एनआईए की टीम पहुंची है। नरेश कुमार से पूछताछ की है। तो ये तमाम डिटेल्स भी इस छापेमारी से जुड़ी सामने आ रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें 4 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है, ये जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा आपके सामने कुछ और अपडेट्स हम रख रहे हैं। ये छापेमारी कहाँ चल रही है इसको लेकर भी अब जानकारी सामने आने लगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी में इस वक्त रेड की जा रही है। जानकारी ये भी कि पंजाब के कोटकपुरा में एनआईए की ओर से छापेमारी की गई है। जानकारी आपके सामने रख दें कि कारोबारी नरेश कुमार उर्फ गोल्डी के घर पर यह छापेमारी की जा रही है। नरेश के रिश्तेदार की वजह से उसके घर पर छापेमारी की जा रही है। आटा चक्की चलाने वाले के घर पहुंची है एनआईए की टीम। एनआईए ने नरेश कुमार से पूछताछ की है। टेरर कनेक्शन की वजह से एनआईए ने यहां पर छापेमारी की है। पंजाब के मोगा में भी एनआईए ने छापेमारी की है। जानकारी इसके अलावा ये सामने आ रही है कि हरियाणा के हिसार में भी एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। एनआईए ने हिसार में एक ट्रांसपोर्टर के घर पर छापेमारी की है। तो संदीप उर्फ काला जठेड़ी और अनुराधा क्राइम की दुनिया के दोनों बड़े नाम। काला जठेड़ी पर 40 से ज्यादा केस तो अनुराधा उर्फ मैडम मिन्स पर तरह तरह के आरोप। क्राइम की दुनिया की ये 2 लव बर्ड अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आज दिल्ली के द्वारका में स्थित संतोष गार्डन में काला जठेड़ी और अनुराधा की शादी होने वाली है। शादी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि थोड़ी देर में काला जठेड़ी और मैडम मिन्स की शादी होगी। काला जठेड़ी मैरिज गार्डन पहुंच गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो गैंगस्टर काला जठेड़ी शादी के लिए शादी स्थल पर पहुंच चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शादी की जोरदार तैयारियां नजर आ रही हैं। ये शादी दरअसल इस मायने में खास है क्योंकि क्राइम की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले 2 लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं। दुल्हन डॉन की ओर से कौन कौन आया है और काला जठेड़ी की तरफ से शादी में कौन कौन शिरकत कर रहा है, इस पर पुलिस की भी नजरें हैं। चारों तरफ पहरेदारी की गई है। कौन कौन आया रहा है इस शादी में शिरकत करने के लिए, इस पर पुलिस की पैनी नजर भी है। तो बाकायदा QR कोड स्कैन करके ही आप इस शादी में एंटर कर सकेंगे, यानी जिन्हें बुलाया गया है उन्हें QR कोड दिखाना होगा। और तस्वीरों में आपको लेडी डॉन अनुराधा नजर आ रही है जिसके हाथों में मेहंदी रचाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर पुलिस आपको इसलिए नजर आ रही है क्योंकि 2 हाई प्रोफाइल कह सकते हैं आप डॉन हैं जिनकी शादी होने वाली है। तस्वीरों में आपको पुलिस नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी चाक चौबंद रखी गई है। CCTV से इस पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है। जितेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए शादी इसी ये जो आप देख रहे हैं इसी संतोष गार्डन के अंदर हो रही है। देखिए बाहरी पुलिस बल यहाँ पर आपको दिखाई देगा, बड़ी पुलिस की संख्या यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा स्वास्थ्य की टीम यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा ये देखिए किस तरीके से जो गेट है वहीं पर बाकायदा पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में, ताकि कोई भी अनहोनी ना हो पाए। और इसके लिए बाकायदा यहाँ पर जो गेस्ट की लिस्ट है वो भी आप हाथ में देख सकते हैं पुलिस के। तकरीबन 150 से 200 के करीब जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर इन्वाइटेड किए गए थे इस शादी में। और बाकायदा नाम देख कर ही इस लिस्ट में सभी गेस्टों को अंदर जाने की यहाँ पर इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा एक बार कोड है जो कि
सभी गेस्ट को दिया गया, और जब तक वो बारकोड स्कैन नहीं होता, यानी कि जब तक मिलान नहीं होता उस बारकोड का, तब तक उसको अंदर पंडाल में नहीं जाने दिया जा रहा है। ठीक सामने आप ये देखिए, ये संतोष गार्डन है और संतोष गार्डन के गेट पर भी आपको लेडी पुलिस कांस्टेबल्स यहाँ पर तैनात दिखाई देंगी। ठीक सामने स्वात की गाड़ी है, वो ठीक बराबर में देखिए जेल वैन, जिससे सुबह तकरीबन 10:15 बजे काला जठेड़ी को तिहाड़ जेल से लाया गया। हालांकि खुद मैडम मिंच यानी कि जो अनुराधा चौधरी है, जो राजस्थान की लेडी डॉन है, वो सुबह खुद अपनी गाड़ी को ड्राइव करके, अपनी स्कॉर्पियो ड्राइव करके यहाँ 9 बजे के करीब पहुंच चुकी है। तो ये देखिए किस तरीके से जो पुलिस बल है वो आपको अंदर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सभी यहाँ पर सिविल ड्रेस में है और अत्याधुनिक हथियार से तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर आपको लैस दिखाई दे रहे होंगे। तो कहा जा सकता है कि शादी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त पंडाल के अंदर किए गए हैं। दोनों तरफ से तकरीबन 150 से 200 के करीब जो गेस्ट हैं वो अभी पंडाल के अंदर मौजूद है और शादी की जो रीतियां हैं वो फिलहाल अंदर पूरी की जा रही हैं। जी जितेंद्र, जरा ये बताइए कि दो लोग जब शादी के बंधन में बनते हैं तो उनको अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं दी जाती हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों ही क्राइम की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोग आपस में शादी के बंधन में बंध रहे हैं। तो कौन कौन उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच रहा है, इस पर नजर है पुलिस की? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने बाकायदा एक गैस लिस्ट इनसे मांगी थी कि कौन कौन लोग इस शादी के अंदर शामिल होंगे। दोनों तरफ से बाकायदा उनकी गैस लिस्ट इनको दी गई है और ये देखिए जो लोग हैं लगातार जो गेस्ट हैं उनका आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। ठीक इसी तरीके से देखिए बाकायदा उनके नाम चेक किए जाते हैं लिस्ट के अंदर है या नहीं, और फिर उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की यहाँ पर इजाज़त दी जा रही है। तमाम आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है। काला जठेड़ी की अगर बात करें तो उसके ऊपर तकरीबन 40 से ज़्यादा हत्या, इसके अलावा जबर उगाही, इसके अलावा हत्या के प्रयास जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। जो अनुराधा चौधरी हैं उनके ऊपर राजस्थान में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वो बताया जाता है राजस्थान की लेडी डॉन है। और ये देखिए किस तरीके से जो गेस्ट हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और भारी पुलिस बल भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, पुलिस सिक्योरिटी यहाँ पर दिखाई तो देगी। अपडेट्स वहां से लगातार जितेंद्र हम तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की आज शादी है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने अनुराधा चौधरी से तैयारियों को लेकर बात की। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है। एनआईए, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच सारी टीमें लगी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स भी हैं क्योंकि दुश्मन काफ़ी ज़्यादा हैं। तो शादी में किसी भी तरीके का रिस्क ना हो, इस चीज़ को आप कैसे देखते? नहीं, जो डिपार्टमेंट ने ऑफिसर्स लगाए तो उनके होते हुए रिस्क जैसी तो कोई चीज़ सपने में भी सोचना गलत बात होगी। तो कोई रिस्क नहीं, कोई रिस्क नहीं है। शादी की तैयारियां आप किस तरीके से देख रही हैं? मंडप में क्या कुछ खास आप लोगों ने इंतजाम करवाए हैं? नहीं, कुछ खास नहीं है। जैसे मिडिल क्लास फैमिली की शादी होती है बिल्कुल वैसे ही ये शादी हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि लास्ट बार आपकी संदीप से कब बातचीत हुई थी और शादी को लेकर के क्या कुछ खास बातचीत हुई? 7-8 दिन एसटीडी कॉल पे हमारी बात होती है, 7-8 दिन पहले हुई है। तो हाँ, कुछ खास नहीं। शादी की अरेंजमेंट्स तो क्योंकि मैं बाहर हूँ तो मुझे ही देखनी है, तो ऐसी कोई खास बात नहीं हुई है। अच्छा, ये बताइए महज 6 घंटे का परोल मिला है शादी के लिए भी और उसके बाद जो आपका गृह प्रवेश होगा उसके लिए भी। 6 घंटे क्या सफिशिएंट और किस तरीके से आपका गृह प्रवेश होगा? हाँ, 6 घंटे शादी के लिए सफिशिएंट है क्योंकि कुछ जो रस्में हैं उनको हमने काट दिया है, जो ज़रूरी है हम वो कर रहे हैं। और इसके अलावा जो गृह प्रवेश है उसकी कैंसिलेशन के लिए सोनीपत डिपार्टमेंट ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन लगाई है। उसकी जो सुनवाई है वो कल है। अब देखना ये है कि जैसा हमें अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं गृह प्रवेश की, मुझे और संदीप को या नहीं। शेरवानी की बात की जाए या स्पेशल शॉपिंग आपने कुछ की है इसके लिए? संदीप के लिए कुर्ता खरीदा है और एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता है और मैं साड़ी पहनूंगी, तो कुछ थोड़ा सा अलग हट के। अच्छा, ये बताइए अभी वो जेल के अंदर बंद है तिहाड़ जेल में, अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि काफ़ी और वक्त अभी उनको रहना पड़ेगा। तो क्या ये डिसीजन आपने जो लिया आपके लिए टफ था या बहुत आसान रहा? किस तरीके से पहली मुलाकात? संदीप जैसे पर्सन को लेके ये डिसीजन जो था वो बहुत ही ज़्यादा इजी था क्योंकि जो उनका नेचर या जो चीज़ें हैं जो एक औरत को चाहिए होती है वो सब उनमें क्वालिटी है। और ठीक है, थोड़ा टाइम वो निकालेंगे, थोड़ा टाइम या थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम वो मैटर नहीं करता है। मैं वेट करूँगी और उनके केस वगैरह ये सब चीज़ें फ़ाइट करूँगी। हम उनको इनोसेंट प्रूव करेंगे क्योंकि वो इनोसेंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो है इनोसेंट। तो उनके लिए मतलब उनसे शादी करने का डिसीजन मेरे लिए टफ जैसा कुछ भी नहीं है। अगर बड़े बड़े अपराध, बड़े बड़े क्राइम, बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम नहीं दिया गया होता इन दोनों की तरफ से तो कहा जा सकता था कि भविष्य जो है वो बड़ा उजला है।
लेकिन हम सब ये जानते हैं कि क्राइम की दुनिया से ताल्लुक रखने वालों का भविष्य अंधकार में ही होता है।